Hello students and all the viewers, I am Mohammad Rafat Khan and you are watching my YouTube channel. क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। स्कैटरिंग, क्योंकि इस वाले प्रोसेस के अंदर हम स्कैटरिंग के बारे में पढ़ते हैं। उसके डेफिनेशन या फिर डायग्राम के अंदर आपको पता चलेगा कि इसको कॉम्पटन स्कैटरिंग भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें होती ही स्कैटरिंग है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक एविडेंस है कि जो रेडिएशंस होती हैं, जो लाइट होती है, वो पार्टिकल नेचर रखती है, वो क्वांटम नेचर रखती है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो तो वो एक्चुअली लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। इसी तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट, मतलब ये एक इफेक्ट था जो कि आर्थर हॉली कॉम्पटन, ये कॉम्पटन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पहली दफा ऑब्जर्व किया था। अच्छा, एयर जो है वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखे होते हैं, कहीं पर 1922 लिखा हुआ है, कहीं पर 1923, कहीं पर 1926 भी लिखा हुआ है। तो एयर आप अपने सिलेबस के हिसाब से लिख दिएगा। बाकी साइंटिस्ट का नाम है आर्थर कॉम्पटन। इसने पहली दफा ये ऑब्जर्व किया था और इसने यही ऑब्जर्व किया था कि इसने एक टारगेट लिया, टारगेट बना हुआ था ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट टारगेट पर इसने एक्सरेज को फॉल करवाया। जब एक्सरेज उस पर जाके हिट करती हैं तो वो इस एक्सरेज पर्टिकुलर जो है वो एंगल्स के ऊपर स्कैटर हुई। इससे ये पता चला कि वो जो एक्सरेज हैं उनके पास पार्टिकल्स हैं, उनके पास फोटॉन्स हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि हाँ भाई, जो रेडिएशंस होती हैं, जो लाइट होती है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो पार्टिकल नेचर रखती हैं। क्योंकि ये वेव थ्योरी के बेसिस के ऊपर कॉम्पटन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली स्कैटरिंग प्रोसेस है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देता हूं कि कॉम्पटन जो था वो साइंटिस्ट था जिसने पहली दफा इसको ऑब्जर्व किया था। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय आर्थर शेल्बी। नहीं, आर्थर शेल्बी नहीं, ये वो कैरेक्टर था ना सीरीज का, आर्थर शेल्बी। खैर, हम फिलहाल कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, आर्थर हॉली कॉम्पटन। अच्छा, एयर में नहीं लिख रहा क्योंकि एयर में 1922 लिख दूं तो मेरे पास कमेंट्स आ जाएंगे, सर ये तो 23 लिखा हुआ है हमारे पास। 23 लिख दूं तो कमेंट्स आ जाएंगे, सर 22 लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है। 26 लिख दूंगा तो भी कमेंट्स आ जाएंगे। तो इससे अच्छा ये कि आप अपनी बुक में से देख के, जिस बोर्ड से, जिस बुक से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस सिलेबस से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो एयर मेंशन हो आप लिख दिएगा इन, उसके बाद वो एयर मेंशन कर देगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कॉम्पटन इफेक्ट जो है ना, एक एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन है, एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है रेडिएशन का या लाइट के क्वांटम नेचर का या पार्टिकल नेचर का। वो कैसे होता है, वही वाली बात बता रहा हूं ना कि हम इसने जो है वो ग्रेफाइट टारगेट लिया। मैं यहाँ पर वो जो डायग्राम होती है ग्रेफाइट टारगेट, वो इस तरीके से हम कुछ नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इसकी बेसिक्स की तरफ जाएंगे जो इसने ऑब्जर्व किया, वो डायग्राम बनाएंगे जो यहाँ पर हमें बनानी है। तो ग्रेफाइट टारगेट पर एक्सरेज को फॉल किया, वो एक्सरेज के जो फोटॉन्स हैं वो पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर स्कैटर हुए। तो पता चला ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक पार्टिकल आ रहा है, वो दूसरे पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहा है और ये दोनों स्कैटर हो गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास बॉल्स होती हैं, कोई भी दो स्नूकर बॉल्स हैं, एक आपने क्यू बॉल से दूसरी बॉल को हिट किया और वो कट शॉट मारा तो वो दोनों स्कैटर हो गए, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये पता चलता है कि हाँ भाई, जो एक्सरेज हैं वो वेव नहीं है, बल्कि एक्सरेज यहां पर आके जो फॉल कर रही है वो एज पार्टिकल्स फॉल कर रही है, मतलब एक्सरेज के पास पार्टिकल्स हैं। और जाहिर सी बात है उन टाइनी पार्टिकल्स को हम किस नाम से जानते हैं, फोटॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो सेटअप था उसमें था कि एक्चुअली, ये डायग्राम में आपको बना के दिखा देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसकी। देखें, सबसे पहले क्या हुआ, इसने जो है एक फोटोन लिया, एक तो नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है, ये हमारे पास आ गया एक फोटोन। एक्सरेज, तो एक्सरेज में बहुत सारे फोटॉन्स, तो हम किसी भी एक फोटोन की बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक्सरे फोटोन। ये हमारे पास एक्सरे फोटोन है और एक्सरे फोटॉन्स या एक्सरेज गई ग्रेफाइट टारगेट पे। ग्रेफाइट एटम्स से मिलकर बना हुआ है, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक्सरेज जाके हिट करती हैं किसको, उन ग्रेफाइट एटम्स के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो आउटर मोस्ट शेल के, जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लूजली बाउंड होते हैं, ये एक्सरे फोटॉन्स उनको जाके हिट करते हैं और इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों स्कैटर हो जाते हैं। अब देखिए, मैं यहां पर ग्रेफाइट टारगेट नहीं बना रहा, मैं यहां पर पूरा का पूरा एटम नहीं बना रहा, मैं उस एटम का सिर्फ इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं यहां पर। ठीक है, जिसको जाके ये हिट करने जा रहा है। तो यहां पर आ गया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा। ठीक है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रॉन है। मतलब वैसे आप ये बोलेंगे सर स्टैटिक तो नहीं होता, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है
वो एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, जाहिर सी बात है एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, फोटॉन्स की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसकी मोशन एज कंपेयर टू एक्सरे फोटोन कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा इनिशियली एट रेस्ट, मतलब हिट करने से पहले, जब तक फोटोन ने इसको जाके हिट नहीं किया तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन किसमें है, रेस्ट में है। अच्छा, जाहिर सी बात है ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता हुआ रहा है, तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस की लाइन बना देते हैं। ये कुछ नहीं है, जस्ट एक एक्सिस हमने बनाया कि इस एक्सिस पे जाके इसको स्ट्राइक करेगा। ये एक्सरे फोटोन है बिफोर कोलिजन, ये इसको हिट करेगा और ये दोनों जो जाएंगे स्कैटर हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये फोटोन इसको हिट करने के बाद स्कैटर हुआ इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इसको जब इसने हिट किया तो जो पहले रेस्ट में था अब ये मूव करता हुआ इधर आ गया। हाँ भाई, ये इसकी एक्चुअली डायग्राम है। एक फोटोन एक्सरे फोटोन जा रहा है, एक जो है वो पार्टिकल यहां रखा हुआ है, एक पार्टिकल आ रहा है, ये इसको स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा और ये दोनों के दोनों स्कैटर हो जाएंगे। सिंपल एज यू लाइक। तो मैं कहूंगा ये कौन है, ये स्कैटर्ड फोटोन है। ये कौन है, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं, ये कौन है, स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन। और ये कौन है, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्कैटर्ड, गॉट इट, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। जिस एंगल पर फोटोन स्कैटर हुआ उस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देंगे थीटा से, और जिस एंगल पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ उस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देंगे फाई से। अब फाई यहां पर एंगल है भाई, आप चाहें तो एक को θ1 कह दें, दूसरे को θ2 कह दें, आप चाहें तो इसको अल्फा कह दें एंगल को, इसको बीटा कह दें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बस आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल है। तो जिस एंगल पर हमने कॉमन एंगल्स लिए जो अक्सर बुक्स में अक्सर नोट्स में बने होते हैं, तो जिस एंगल के ऊपर फोटोन स्कैटर यानी कि हिट करने के बाद जिस एंगल के ऊपर फोटोन स्कैटर होके गया उस एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया थीटा से, और जिस एंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ उस एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया फाई से। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब देखिए हुआ क्या यहां पर, मैं यहां पर अगर कुछ पैरामीटर्स लिखना चाहूं, जैसे कि हमारे पास ये फोटोन है, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, HF अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, है ना। प्लैंक्स लॉ ने हमें क्या बताया था कि जो एनर्जी होती है फोटॉन्स की या जो क्वांटम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और जब हम कांस्टेंट लगाते हैं तो वो कांस्टेंट कौन होता है, H। तो हम कहेंगे इस फोटोन की स्ट्राइक करने से पहले जो एनर्जी थी वो ये थी HF, F फॉर फ्रीक्वेंसी, H फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट और E फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। और इसी तरीके से इस फोटोन का जो मोमेंटम है P, वो क्या होगा, HF/c। ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं बहुत दफा, कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो HF होती है या H न्यू होती है, और जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो होता है H न्यू/c। उस पे सिंबल्स के ऊपर मत जाइएगा, आप चाहे तो न्यू से रिप्रेजेंट कर दें, F से रिप्रेजेंट कर दें, बस आपको ये पता हो कि ये फ्रीक्वेंसी है। तो HF/c, तो ये दोनों चीजें आ गई, इस एक्सरे फोटोन की एनर्जी और इस एक्सरे फोटोन का मोमेंटम। अच्छा, अब देखें हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन था जो कि इनिशियली रेस्ट में था, स्ट्राइक करने से पहले रुका हुआ है। जब ये रुका हुआ होगा तो मैं कहूंगा इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो होगी m0c²। किसी भी पार्टिकल जिसका मास होता हो उसकी एनर्जी हम किससे निकालते हैं, मास एनर्जी रिलेशन जो हमने पढ़ा हुआ है ना, E = mc²। तो भाई क्योंकि इसका तो मास नहीं होता ना, तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला डिफरेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इसका मास होता है, इसका रेस्ट मास होता है, एग्जिस्ट करता है। फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता, फोटोन जब तक मूव कर रहा है उसके पास एनर्जी है, उसके पास उसका इफेक्टिव मास है। जैसे ही फोटोन रुकेगा खत्म, फोटोन सिर्फ एग्जिस्ट मोशन की वजह से करता है, तो इसका रेस्ट मास नहीं होता। तो आप इसका m वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते, जबकि पार्टिकल है, इसका रेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका रेस्ट मास का फॉर्मूला क्या, m0। देखो हमारे पास दो किस्म के मास होते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, एक होता है रेस्ट मास और एक होता है मूविंग मास। रेस्ट मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m0 से, और मूविंग मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ m से। अभी फिलहाल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, m0 का मतलब क्या होता है, रेस्ट मास, और m का मतलब होता है मूविंग मास। मूविंग मास हमेशा रेस्ट मास से ज्यादा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मूविंग मास हमेशा रेस्ट मास से ग्रेटर होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। खैर, अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, m0c²। और जाहिर सी बात है अगर ये रेस्ट में था तो उसका मोमेंटम इनिशियली कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि मूव नहीं कर रहा। मोमेंटम तो हर स्टैटिक पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा हमेशा, भले वो इलेक्ट्रॉन हो, भले फोटोन हो, कुछ भी हो, इस दुनिया की यूनिवर्स की हर वो चीज जो कि रुकी हुई है, रेस्ट में है,
हमेशा उसका मोमेंटम कितना होगा, जीरो, क्योंकि मोमेंटम की डेफिनेशन सेज दैट व्हाट, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन है तो मोमेंटम है, मोशन नहीं है तो मोमेंटम नहीं है, तो फिलहाल रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम जीरो। अच्छा ये चीजें मैंने लिखी बिफोर कोलिजन, अब मैं बात करूंगा आफ्टर कोलिजन की। अब देखें मेरी बात सुनिएगा ये फोटोन आ रहा था, ये रुका हुआ था, इसका मतलब इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, इसके पास कोई मोमेंटम नहीं था। अब जब इसने स्ट्राइक किया, फोटोन तो चला गया वहां पर और इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर वहां की तरफ मूव करके जा रहा है। अब मुझे बताएं, पहले रुका हुआ था, अब ये मूव करके जा रहा है, तो ये क्या खुद मूव करके गया है? इसके पास क्या खुद ब खुद एनर्जी क्रिएट हो गई है? इसके पास खुद ब खुद एनर्जी क्या बन गई है फ्रॉम नोवेयर उसके पास एनर्जी आ गई? नहीं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जनाब इसके पास खुद एनर्जी नहीं आई, इसने अपनी खुद एनर्जी पैदा नहीं की, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसके पास एनर्जी आई, और वो क्या, कोलिजन। फोटोन ने जो इसको आके टकराया ना, टकराने की वजह से इस फोटोन ने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को दिया, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मूव करके गया, और बची हुई एनर्जी के साथ फोटोन स्कैटर हो गया। ये है कहानी कॉम्पटन इफेक्ट की, ये बात ध्यान में रखिएगा। कंटिन्यू करता हूं मैं तो क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, और किस वजह से आई, फोटोन के इस स्ट्राइक करने की वजह से, कोलाइड करने की। अब मुझे एक बात बताएं, जब फोटोन ने इसको हिट किया और अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को दिया, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां तक आया, मुझे बताएं जब स्ट्राइक करने के बाद ये फोटोन स्कैटर होके जा रहा होगा, क्या उसके पास एनर्जी उतनी ही बचेगी या उतनी ही रहेगी जितनी स्ट्राइक करने से पहले थी? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए नहीं सर, क्योंकि स्ट्राइक करके अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, अब इस स्कैटर्ड फोटोन के पास उतनी एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब क्या ज्यादा होगी? नहीं, ज्यादा भी नहीं होगी, कम होगी। समझ आई बात? तो एनर्जी का कम हो जाना, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी का कम हो जाना। और आपको एक बात पता होगी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ऐसा है ना? तो इसका मतलब अगर स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कम हो गई तो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई होगी। जी हाँ बिल्कुल, यही है कॉम्पटन इफेक्ट। कि जब, अब सुनिएगा, यही है कॉम्पटन इफेक्ट कि जब एक एक्सरे फोटोन एक स्टैटिक इलेक्ट्रॉन को हिट करे, कोलाइड करे, और कोलाइड करने के बाद जब वो स्कैटर हो जाए, तो उस स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है। ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। मतलब एक्सरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाना, एक्सरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी का कम हो जाना आफ्टर स्ट्राइकिंग एन इलेक्ट्रॉन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट, दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। बहुत आसान है। तो देखें, फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी बाद में कम हो गई। एनर्जी पहले फोटोन की ज्यादा थी, एनर्जी बाद में कम हो गई। व्हाट अबाउट द वेवलेंथ? क्या आपको डायग्राम में फर्क नजर आ रहा है? ये देखें, ये डायग्राम मैंने बनाई है वेव्स, और ये एक वेव मैंने ये बनाई है। ऐसे नहीं मैंने गलती कर दी, गलती से यहां पर कुछ और बना दिया, वहां पर कुछ और बना दिया, नहीं। अब आप नोट करें, स्ट्राइक करने से पहले वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ शॉर्ट है। और स्ट्राइक करने के बाद क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो वेवलेंथ ज्यादा हो गई, तो ये थोड़ी खिंची टाइप बनी हुई है, क्योंकि इसमें आपने शो करना है कि वेवलेंथ बढ़ चुकी है। तो जनाब फ्रीक्वेंसी का कम हो जाना स्कैटर होने के बाद, और वेवलेंथ का बढ़ जाना स्कैटर होने के बाद, ऐसे इफेक्ट को कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। समझ आई बात? तो अब देखें, जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी में चेंज आया होगा भाई, है तो फोटोन ना, फोटोन की अभी भी एनर्जी क्या रही होगी, एनर्जी अभी भी कितनी होगी इसकी, E इज इक्वल टू एच एफ। लेकिन क्योंकि एनर्जी भी चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, तो अब मैं यहां पर F1 और F2 लिखूंगा। जो इनिशियल यानी कि स्ट्राइक करने से पहले फ्रीक्वेंसी थी उसको मैं कहूंगा F1, और स्ट्राइक करने वाले के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F2। तो HF1 HF2, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरीके से मोमेंटम में HF आ रहा है, फ्रीक्वेंसी है 1, तो HF1 अपॉन C, और आफ्टर जो है मोमेंटम फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन बस F के साथ आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। और याद रखिएगा इस कंडीशन में जो F1 होगी वो ग्रेटर होगी F2 से, बिल्कुल, यानी कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बाद वाली फ्रीक्वेंसी कम होगी। वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ पहले वाली शॉर्ट होगी और बाद वाली लॉन्ग होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के कम होने से वेवलेंथ बढ़ती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और अबाउट एनर्जी, एनर्जी पहले ज्यादा होगी और एनर्जी बाद में कम हो गई होगी। समझ आई बात?
तो ये आ गया एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर, वो आ गया एनर्जी एंड मोमेंटम आफ्टर। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का पहले रेस्ट मास था m0c², लेकिन क्योंकि अब ये मूव करता हुआ जा रहा है तो अब इसकी जो एनर्जी है वो कितनी हो गई होगी, mc²। बस नॉट हटा दो, रेस्ट में था तो m0, अब मूव कर रहा है तो m लिखा हुआ ना, mc², मूविंग स्क्वायर, सॉरी मूविंग मास। इसी तरीके से पहले इसका मोमेंटम नहीं था, जीरो था क्योंकि रेस्ट में था, अब तो रेस्ट में नहीं है ना, अब तो इसका मोमेंटम होना चाहिए। अब इसका मोमेंटम कितना होना चाहिए, पार्टिकल्स का मोमेंटम कितना होता है, जिसका मास होता है, रेस्ट मास जिसका हो तो उसका मोमेंटम का फॉर्मूला mv, बस तो ये आ जाएगा mv। तो ये देखें सारे पैरामीटर्स मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए, बड़े इंपॉर्टेंट, जो कि आपको आगे इक्वेशंस में बड़े काम आते हैं अगर आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे। और अभी मैं आपको ऐसा ऐसा चीज की और मजीद प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिलहाल एक काम ही करते हैं, ये बात आपको समझ आई, इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं डेफिनेशन की फॉर्म के अंदर। क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, द फिनोमिना in which a photon of frequency f, the phenomena in which a photon of frequency f strikes an electron initially at rest, जो कि रुका हुआ था पहले इलेक्ट्रॉन, initially at rest। ठीक है, पहली बात, ये पहला पार्ट आ गया कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक फोटोन जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी f हो, वो जब जाके स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन को जो कि रुका हुआ था। अब क्या होगा, स्कैटर्ड फोटोन की बात करेंगे, स्कैटर्ड, या इसको कंटिन्यू कर देते हैं, 10 scattered photon exhibits lower frequency, scattered photon exhibits lower frequency, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है देन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। स्कैटर्ड फोटोन एग्जिबिट्स लोअर फ्रीक्वेंसी, और इस बात को हम वेवलेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज लॉन्गर वेवलेंथ। यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, कम हो जाती है, और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद। ओके, देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन। सिंपल, ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए बहुत आसान लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे इस चीज को, द फिनोमिना इन विच अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट। उसके बाद क्या हुआ, देन स्कैटर्ड फोटोन एग्जिबिट्स लोअर फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी, एग्जिबिट्स लोअर फ्रीक्वेंसी यानी कि हायर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ बढ़ चुकी होगी, किससे, देन दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। और याद रखिएगा दिस इफेक्ट, एक चीज और लिख लीजिएगा, दिस इफेक्ट गिव्स the experimental evidence of particle या quantum nature of light। सिंपल, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको यही बताता है, क्योंकि वेव्स का काम नहीं होता है ऐसे स्कैटर होना आप किसी और दूसरे पार्टिकल को, वेव्स का काम पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करना नहीं होता, पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये स्कैटरिंग ये बता रही है कि जब एक्सरेज जा रहे हैं और वो स्कैटर होके जा रहे हैं, तो ये बता रही है कि एक्सरेज के पास पार्टिकल्स हैं, एक्सरेज के पास फोटॉन्स हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। दिस इफेक्ट यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट गिव्स द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पार्टिकल या क्वांटम नेचर ऑफ सिंपल लाइट। यहां तक बात क्लियर है। तो एक काम करें, ये जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाई है अलोंग विद द पैरामीटर्स, हर एक चीज इसमें लिखी हुई है,
और प्लस इसका इंट्रोडक्शन विद डेफिनेशन और ये इसका जो की पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आप नोट करें, फिर हम चलते हैं मजीद आगे। अब एक काम हम ये करते हैं कि ये जो हमने डायग्राम में पैरामीटर्स लिखे हुए ना, इन पैरामीटर्स को अलग से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को नोट करने में और समझने में आसानी हो। मतलब हम एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जो भी है इनको सेपरेटली यहाँ पर नोट डाउन कर लें ताकि आप लोगों के पास ये लिखे हुए हो तो आपको आसानी हो। जैसे कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन बिफोर कोलिजन। ठीक है, हाँ भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन बिफोर कोलिजन या बिफोर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइक करने से पहले अगर हम फोटोन की एनर्जी की बात करें तो इसका मतलब आप इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और एनर्जी कितनी है HF1, तो ये आ जाएगा HF1। ठीक है, और इसी तरीके से एनर्जी ऑफ फोटोन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। हाँ भाई, कोलिजन के बाद की अगर हम बात करें तो फोटोन आफ्टर कोलिजन, फोटोन कहां मौजूद है भाई, फोटोन कोलिजन के बाद ये रहा, ये फोटोन है और इसकी एनर्जी कितनी लिखी हुई है HF2, यानी कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ चुका है, एनर्जी में भी चेंज आ चुका है HF2। इसी तरीके से अब हम एनर्जी की बात कर लेते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन कहां पर मौजूद है, बिफोर स्ट्राइकिंग कहां पर मौजूद है, ये रहा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जाहिर सी बात है क्या लिखी हुई है, m0c², क्योंकि बिफोर कोलिजन वो रेस्ट में था, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, m0c²। और इसी तरीके से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। हाँ भाई, आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद है, आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इसकी एनर्जी कितनी लिखी हुई है, mc², ये आ जाएगा mc²। एनर्जी की बात हो गई, इन दोनों पार्टिकल्स की बिफोर एनर्जी हमने लिख ली और इन दोनों पार्टिकल्स की आफ्टर हमने एनर्जी लिख ली। अब हम लिखते हैं मोमेंटम के बारे में। सो मोमेंटम मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात कर लेते हैं पहले, फोटोन बिफोर कोलिजन। हाँ भाई, बिफोर कोलिजन फोटोन कहां पर मौजूद है, ये रहा, और इसका मोमेंटम कितना है, HF1/c, HF1/c। और इसी तरीके से मोमेंटम ऑफ फोटोन लेकिन अब कब, आफ्टर कोलिजन। हाँ भाई, आफ्टर कोलिजन फोटोन का है, ये रहा, और इसका मोमेंटम कितना लिखा हुआ है, HF2/c। फोटोन के बारे में लिख लिया। अब बारी है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो मोमेंटम ऑफ, ये चीजें लिखने का मकसद ये ताकि आप लोगों को पैरामीटर्स चीजें याद रहें। सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। लिखने से, नोट करने से कभी घबराए मत किया करें, क्योंकि लिखना, नोट करना ये एक ऐसी चीज होती है जो आप चीजें आपकी मेमोरी में बिठाती हैं। और सबसे अच्छी जो चीज होती है ना, वो होती है किसी और को समझाने में। जब आप कोई चीज समझना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप एक काम करें, जो चीज आपने सीखी ना, आप किसी और को बताएं, किसी और को समझाएं, तो वो चीज आपके जहन में काफी देर तक रहती है फिर। और एक तरीका और होता है कि आप नोट डाउन करके, लिख के चीजों को याद किया करें। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन। हाँ भाई, बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन ये रहा, और बिफोर कोलिजन क्योंकि रेस्ट में था तो उसका मोमेंटम कितना है, 0। और इसी तरीके से मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन कब, आफ्टर कोलिजन। हाँ भाई, आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का है, आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इसका मोमेंटम अब कितना है, mv है, तो ये आ गया mv। समझ आई बात। तो ये पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। अब एक काम करें, इस डायग्राम में भी पैरामीटर्स लिखे हुए और साथ में मैंने थियोरेटिकली अलग करके भी लिख दिए हैं। इन तमाम चीजों को, पैरामीटर्स को नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो उन पॉइंट्स को नोट करने के बाद अब हम चलते हैं इस इफेक्ट के, इस टॉपिक के मजीद आगे, इक्वेशंस की तरफ, फॉर्मूला की तरफ। और डायग्राम मैंने दोबारा रब करके एक और बना लिए, और इस डायग्राम में जो है हम मजीद कुछ एडिशंस करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझ आने वाली है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब हम एक चीज क्लियर कर लें, वो ये जो कोलिजन है ना, फोटोन जो कोलाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो कोलिजन है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। और इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है, जिसमें टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर हमेशा कंजर्व रहे। सच अ कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन।
तो ये जो कोलिजन है बिटवीन द फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन इज परफेक्टली इलास्टिक, और इस बात को हम यहां पर चाहें तो लिख सकते हैं द कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन is perfectly elastic। ठीक है, ये एक इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई होता है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों कंजर्व होते हैं, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो अब हमें यही करना है एक्चुअली ना, अब हमें यहाँ पर दो लॉज अप्लाई करने हैं। एक हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पूरी सिचुएशन पे, घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, बहुत आसान सी डेरिवेशन है। ठीक है, एक हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पूरी सिचुएशन पे, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगेन इस पूरी सिचुएशन पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जनाब, सबसे पहले हम अप्लाई करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट क्या होती है हमेशा की तरह कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड टोटल एनर्जी आफ्टर विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी बिफोर इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब हमें ये देखना है कि बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी कितनी है और आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी कितनी है। मतलब इसको अगर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहे तो आप कैसे लिखते हैं, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन हमेशा बराबर आती है टोटल, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं ना, एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमें चेक करना है कि बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी कितनी है। भाई बिफोर कोलिजन टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, भाई बिफोर कोलिजन भी टोटल पार्टिकल्स दो हैं और आफ्टर कोलिजन भी पार्टिकल्स दो हैं, एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, बाद में भी एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिलहाल बिफोर की बात करते हैं। ठीक है, बिफोर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों पार्टिकल्स की एनर्जीज का सम कर लो तो वो टोटल बन जाएगी। तो बिफोर कोलिजन अगर आप बात करेंगे तो आप बात करेंगे इसकी और इसकी, आफ्टर बात करेंगे तो आप बात करेंगे इसकी और इसकी। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। तो जनाब अगर मैं बिफोर की बात करूं तो बिफोर हमारे पास कौन कौन सी एनर्जीज हैं, एक है फोटोन की HF1 और एक है इलेक्ट्रॉन की जो कि कितनी थी m0c², याद है ये लिखवाई थी मैंने आपको m0c²। तो बिफोर कोलिजन अगर मैं इस HF1 और m0c² को प्लस कर लूं तो मिल जाएगी टोटल एनर्जी बिफोर। इसका मतलब इस वाले पार्ट का मतलब है आप बात कर रहे हैं HF1 प्लस m0c² की, ये हो गया टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन। फोटोन की एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इन दोनों का सम कर लो, इट बिकम्स टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर की अगर हम बात करें, आफ्टर का मतलब ये और ये। अब आफ्टर फोटोन की एनर्जी कितनी है, सॉरी HF2 और इलेक्ट्रॉन की कितनी है mc²। तो अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बन जाएगी टोटल आफ्टर। तो कौन कौन सी, HF2 और प्लस mc²। तो फोटोन की आफ्टर कोलिजन प्लस इलेक्ट्रॉन की आफ्टर कोलिजन, इट बिकम्स व्हाट, टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यहां तक बात क्लियर है। हम इस इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया सिचुएशन पर और हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। और अब इसी तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी तो स्केलर है ना, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर आप नोट करें तो मैं कह सकता हूं कि ये वेक्टर है मोमेंटम का फॉर फोटोन और ये वेक्टर है मोमेंटम का। मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। मोमेंटम पहली बात एक वेक्टर है और वेक्टर हमेशा, ये मोमेंटम हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो देखिए फोटोन इस डायरेक्शन में स्कैटर हुआ है, इसका मतलब ये मोमेंटम वेक्टर है फोटोन का और ये वाला मोमेंटम वेक्टर है इलेक्ट्रॉन का। और क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई करना है, लेकिन हमें दो अलग अलग तरीकों से अप्लाई करना होगा। पता है कैसे? एक हम अप्लाई करेंगे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और एक हम अप्लाई करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। मतलब कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यानी कि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, और फिर बाद में हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, या इसको वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। तो मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्स और वाई एक्सिस कर देता हूं ताकि आसानी से इसको हम समझ जाएं। तो हम दो दफा, दोबारा बता रहा हूं, हम 2 बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे। एक अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई करेंगे और एक वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा पहले मैं यहां पर लिख देता हूं बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये लिखना जरूरी है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जनाब, क्योंकि मैंने इसको ब्लैक में लिखा है तो इसको हाईलाइट करने के लिए इस वाली लाइन को भी हम ब्लैक से लिख देते हैं। ठीक है, नीट एंड क्लीन, थोड़ा सा काम वैसे भी अच्छा लगता है ना। तो बाय, यहां पर हमने अप्लाई किया था क्या, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं। पहले एक काम ही करते हैं, इसको यहाँ पर रोकते हैं, 2 मिनट के लिए डायग्राम की तरफ आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को बुक में देख के डायरेक्ट समझ नहीं आती। वो बोलते हैं यार ये एकदम से कॉस थीटा कहां से आ गया, साइन थीटा कहां से आ गया। अगर आप चाहते हैं अच्छी तरीके से समझें तो अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसको गौर करिएगा। कैसे, ये देखिएगा, हमने फर्स्ट ईयर में या यूं कह लें कि क्लास 9 में या फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर एक बात पढ़ी हुई है। हमारे पास एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, ये आ गया एक वेक्टर, इस वेक्टर को हम कह देते हैं वेक्टर ए। ये एंगल बना रहा है एक्स के साथ या किसी भी एक्सिस के साथ। वेक्टर की हम रिजोल्यूशन करते हैं तो हमें वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक मिलता है एक्स कंपोनेंट और एक मिलता है वाई कंपोनेंट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इस चीज के ऊपर भी लेक्चर मेरा मौजूद है जिसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, यानी कि वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना, रिजोल्व करना। ठीक है, हम यहाँ पर ये करने जा रहे हैं। पहले बैकग्राउंड आपको बता दूं, इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। कोई भी वेक्टर है, इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इस वेक्टर ए का एक कंपोनेंट बनेगा इधर, और इसको मैं कहूंगा ए कॉस थीटा। जो एक्स एक्सिस पर होता है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, ए कॉस थीटा। ठीक है, या यूं कह लो कि जिस लाइन के साथ, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होता है उस पर हमेशा कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा वाला एक्स कंपोनेंट, यानी कि इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, ए कॉस थीटा। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा, यानी कि ये वाला कौन सा है, ए साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है? इसका मतलब आप वेक्टर को उसके 2 कंपोनेंट्स में, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। एक मिलता है ए कॉस थीटा, अगर वेक्टर ए है तो ए कॉस थीटा, वेक्टर बी है तो बी कॉस थीटा। अब सुनिएगा मेरी बात, अगर वेक्टर ए है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा। अगर वेक्टर बी होता तो इसका नाम क्या होता, बी कॉस थीटा। जवाब देते रहिएगा। अगर ये वेक्टर ए बी होता, ए बी मतलब इस वेक्टर का अगर नाम है, इस वेक्टर का नाम है ए बी, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अगर ये वेक्टर ए अपॉन बी होता तो इसका नाम क्या होता है, ए अपॉन बी कॉस थीटा। अब मुझे बताएं हमारी डायग्राम में इस वेक्टर का नाम क्या है, जल्दी बताओ, एच एफ टू अपॉन सी, है ना, एच एफ टू अपॉन सी। तो मुझे बताओ इस एच एफ टू अपॉन सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जल्दी, सिर्फ आपने कॉस थीटा लगाना है, एच एफ टू अपॉन सी कॉस थीटा। तो जो वेक्टर का नाम होता है उस वेक्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉस फंक्शन आ जाता है। इसका मतलब इस वेक्टर का ये जो एक्स कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मैं क्या कहूंगा, एच एफ टू अपॉन सी कॉस थीटा। कोई मुश्किल बात नहीं सर? मुश्किल बात नहीं, आसान बात है बहुत, और ये बात हमने पहले पढ़ चुके हैं, पहले हमें ये बात पता है। और इसी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, जो आप चाहें तो यहां बना दें या आप चाहें तो इसके परपेंडिकुलर यहां से भी बना दें, ये ऐसे बनता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अगर वेक्टर का नाम ए बी है तो ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा। अगर ये सी डी होता तो सी डी कॉस थीटा, सी डी साइन थीटा। अब हमने एक कंपोनेंट तो बना लिया इसका एच एफ टू अपॉन सी, जो कि
एक्स एक्सिस बनाया तो HF2/c cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये वाला, इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख देते हैं, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये वाला, इसका भी तो नाम होगा ना, हाँ सर बिल्कुल इसका भी नाम होगा, और इसका नाम क्या होगा, HF2/c sin थीटा, और जबकि इस वाले का नाम क्या है, HF2/c cos थीटा। बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गई, कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसके अंदर, बेसिक्स और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हर चीज आपको समझ आएगी, डायरेक्ट देखोगे तो सर चकरा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हर एक चीज समझ आती है। अब आप नोट करें, शुरू में डायग्राम मैंने बनाई थी तो सिर्फ एक फोटोन बना हुआ था, और उसके बाद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बना, कहानी ऐसे ऐसे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और हम देखें कहां तक आ गए। ठीक है, खैर एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, इसी तरीके से एक मोमेंटम वेक्टर और है, और वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का। इसके भी तो दो कंपोनेंट्स होंगे ना, तो इस वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इसका एक्स कंपोनेंट और एक इसका होगा वाई कंपोनेंट। तो अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट लिखना चाहूं तो भाई अगर इस वेक्टर का नाम mv है तो इसके x कंपोनेंट का नाम क्या होगा, सिर्फ cos थीटा आ जाएगा उसके साथ, mv cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, mv sin थीटा। अच्छा थीटा नहीं, क्योंकि हमने यहां पर इसको फाइ से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, तो mv cos फाइ और mv sin फाइ, सिंपल सी बात है। आप बोलेंगे सर mc स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे, भाई mc स्क्वायर एनर्जी है, एनर्जी वेक्टर नहीं होती, हम इसकी रिजोल्यूशन नहीं करते। आप बोलेंगे सर आपने इसको क्यों नहीं लिखा HF2 cos थीटा या HF2 sin थीटा, नहीं, हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, और इन दोनों में से वेक्टर मोमेंटम है, इन दोनों में से वेक्टर मोमेंटम है, तो जो वेक्टर होता है रिजोल्यूशन उसकी ही होती है, बस एनर्जी की रिजोल्यूशन नहीं कर सकते, बिकॉज एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। खैर इसको रिजोल्व करेंगे, सबसे पहले इस mv का, सबसे पहले इस mv का जो x कंपोनेंट बनेगा वो ये बनेगा, तो क्या बनेगा, mv cos थीटा, इसका मतलब इसका ऑलरेडी यहां पर है, एक और दफा इसको ऊपर से हाईलाइट कर देता हूं, ये क्या है, mv cos फाइ। पता है फाइ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपने इस एंगल को थीटा नहीं बल्कि फाइ से रिप्रेजेंट किया है, और इस mv का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ये होगा, और इसका नाम क्या होगा जनाब, इसका नाम होगा mv, इसका नाम होगा mv sin फाइ। समझ आई बात? अब देखें ये डायग्राम अगर आपको डायरेक्ट दिखा दी जाए, डायरेक्ट आप बुक, क्योंकि बुक के अंदर ऐसा होती है ना, आप पेज पलटते हैं उसके बाद चीजें लिखना स्टार्ट होती हैं और चलती जा रही है, नहीं ना, कोई वीडियो बुक तो नहीं है ना, बुक या नोट्स आप डायरेक्ट जैसे खोलते हैं तो आपको डायरेक्ट ये चीजें नजर आती हैं, आप बोलते हैं दोबारा बंद कर दो, इससे अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता, बहुत आसान होते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाए और अगर आप समझें तो ये चीजें बहुत हलवा होती हैं, आसान होती हैं, मतलब महाव्रतन खाए। खैर इस मोमेंटम के हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए, एक x और एक y कंपोनेंट, इसी तरीके से इस मोमेंटम के भी हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए, एक x और एक y। अच्छा ये जो कंपोनेंट है ना मोमेंटम का, ये अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन में, क्योंकि y एक्सिस दो होते हैं, एक होता है ऊपर की तरफ ओरिजिन से ऊपर वो होता है पॉजिटिव, और एक होता है ओरिजिन से नीचे वो होता है नेगेटिव, तो क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ है अलोंग नेगेटिव y एक्सिस पर है, तो आप इस mv के साथ सिर्फ माइनस लगा दिएगा, ये हो जाएगा mv sin फाइ। चले अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर। अब वही वाली बात, पहले बिफोर की बात करते हैं, टोटल मोमेंटम। भाई बिफोर कोलिजन टोटल पार्टिकल्स कितने हैं सर, दो हैं, कौन कौन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि बिफोर अगर मैं बात करूं, बिफोर का मतलब इन दोनों को देखना, आफ्टर का मतलब इन दोनों को देखना, बिफोर की बात कर रहे हैं, पहले यहां पर इसके स्टेटमेंट लिखूं, टोटल टोटल मोमेंटम बिफोर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। ठीक है। अच्छा फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, बिफोर टोटल मोमेंटम। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, दो, एक है फोटोन और एक है इलेक्ट्रॉन। बताओ बिफोर फोटोन का मोमेंटम कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है HF1/c, और बताओ इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना लिखा हुआ है बिफोर, कितना था, पहले कितना लिखा था हम लोगों ने, याद है, जीरो था। इसका मतलब अगर मैं HF1/c को प्लस कर लूं जीरो के साथ तो ये बन जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो कैसे लिखेंगे, HF1/c प्लस जीरो इज इक्वल टू HF1/c प्लस जीरो इज इक्वल टू, हाँ भाई
बिफोर का मतलब फोटोन का मोमेंटम प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर की बात करते हैं। आफ्टर कहां पर है? आफ्टर ये रहे। लेकिन देख लो अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, यानी कि मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम एक्स वाला और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एक्स वाला। ये नहीं HF2/c लिख दिया या आपने mv लिख दिया, नहीं, एक्स एक्सिस वाला। जब भी हमने रिजोल्यूशन की हुई यहां पर, तो जनाब मोमेंटम का, सॉरी, फोटोन का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एक्स पर कितना है? फोटोन का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एक्स पर कितना है? ये रहा HF2/c cos थीटा। और मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एक्स पर कितना है? mv cos phi। इसका मतलब आपने इसको और इसको अगर प्लस कर लिया तो ये बन जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फोटोन का। फोटोन का कितना है आफ्टर? HF2/c और cos थीटा प्लस इलेक्ट्रॉन का कितना है आफ्टर? mv cos phi। mv cos phi से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई मुश्किल बात नहीं सर, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें। समझ आई बात? तो हमने रिजोल्यूशन इस वजह से की थी क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पर अलग चाहिए और वाई एक्सिस पर अलग चाहिए थे। तो ये मोमेंटम था, ये मोमेंटम था, इन दोनों को प्लस किया तो इनिशियल, और ये मोमेंटम था, ये मोमेंटम था, इन दोनों को प्लस किया तो ये आफ्टर, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस पर। यहां तक बात क्लियर है? तो अभी तक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस देखा है। अब बारी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। उससे पहले एक काम करिएगा, मैं तो आपको बता रहा हूं, बताने जा रहा हूं, आप 2 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करके और जो है खुद से हेडिंग लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, और कोशिश करें जिस तरीके से मैंने एक्स एक्सिस वाला टोटल ऐड किया, आप कोशिश करके वाई एक्सिस वाला ऐड करके अपने पास लिख लें, नोट डाउन कर लें, और चेक करिएगा जो मैं आपको बताऊंगा क्या ये उससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर गया तो वेल डन, बहुत जबरदस्त। और अगर नहीं किया, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, एटलीस्ट आपने कोशिश की समझने के बाद, तो जब भी वेल डन, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो एटलीस्ट ट्राई करें। मैं 2 मिनट के लिए साइड में हो रहा हूं, आप ये सब चीजें नोट करें और हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस की तरफ। नोट इट डाउन। तो जनाब उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने खुद से पहले वाई एक्सिस वाला लिखने की कोशिश करनी है इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर ट्राई नहीं किया तो अभी भी आपके पास मौका है, स्टॉप करें वीडियो को और ट्राई करें और मैच करिएगा। यही असल में यही होता है सीखना, यही होता है लर्निंग। खुद से आप जो ट्राई करते हैं, खुद से आप जो कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसी चीज को हम कहते हैं सीखना या लर्निंग। ठीक है, डरा मत किया करें, रिजल्ट्स से मत डरा करें। रिजल्ट्स जो भी हो आपके फेवर में हो, आपके फेवर में ना हो, तो इससे नहीं घबराना चाहिए। बस आप अपनी एफर्ट्स के ऊपर जो है वो बिलीफ रखा करें कि हाँ भाई आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हैं, और भूल जाएं कि रिजल्ट्स क्या हैं, आपके हक में है या आपके हक में नहीं है। आपके हक में है तो बहुत अच्छा, और आपके हक में नहीं है तो समझिएगा वो आपके हक में नहीं होना भी आपके हक में ही होता है, ताकि आप दोबारा ट्राई करें और जो है वो अपने आप को दोबारा से मनवाएं। खैर चलते हैं। मैंने अच्छा देखो यहाँ पर सिर्फ वाई एक्सिस नहीं लिखा, मैंने इस बार सोचा कि चलो ठीक है, इस बार कंप्लीट वो नेम लिख देते हैं जो अक्सर बुक्स में लिखा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस होता है। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है? हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो जनाब बात वही रहेगी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर आएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर के। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम। खैर अब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। हाँ भाई, बिफोर की बात करें पहले। बिफोर कितने पार्टिकल्स हैं? सर बिफोर भी 2 हैं और आफ्टर भी 2 हैं। ठीक है, बार बार मत पूछो हमसे, लेकिन पूछना पड़ता है ताकि आप लोगों के ध्यान में बैठ जाए, फिक्स हो जाए। हाँ भाई, बिफोर कोलिजन कितने पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल्स हैं, फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है। इसका मोमेंटम कितना है बिफोर कोलिजन? HF1/c। और इसका मोमेंटम कितना है बिफोर कोलिजन? 0 नहीं है, क्योंकि रेस्ट में था, बिफोर कोलिजन रेस्ट में था। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर? लिखूं HF1/c और प्लस 0, मतलब इन दोनों को ऐड करके 0 मतलब लिख दूं तो बिफोर हो जाएगा? नहीं होगा। अब नोट करें कि बिफोर कोलिजन फोटोन एक्स पर मूव कर रहा है, वाई एक्सिस पर मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब बिफोर कोलिजन फोटोन का अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम नहीं है, और हमें वाई एक्सिस का मोमेंटम ही डिस्कस करना है अब।
इसका मतलब ये हो गया कि इस बार इस कंडीशन में बिफोर कोलिजन ना ही फोटोन का मोमेंटम है, वैसे है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। वाई एक्सिस पर मोमेंटम नहीं है फोटोन का बिफोर कोलिजन, और इसका तो है ही नहीं वैसे भी। तो इस बार पता है बिफोर की कंडीशन क्या बनेगी, इस बार बनेगी फोटोन का भी 0 प्लस इलेक्ट्रॉन का तो है ही 0। ये 0 क्यों हुआ फोटोन का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, और क्योंकि इनिशियली फोटोन मूव करता हुआ आ रहा है अलोंग वाई एक्सिस, तो इसी वजह से 0 प्लस 0। हाँ, बात की बात करते हैं आफ्टर। हाँ भाई, आफ्टर कितने पार्टिकल्स हैं सर, 2 पार्टिकल्स हैं, एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है। क्या हमने रिजोल्यूशन की हुई है, क्या हमने फोटोन के मोमेंटम को वाई एक्सिस पर रिजोल्व किया हुआ है? हाँ सर बिल्कुल किया हुआ है, अभी मैंने आपको करके बताया। फोटोन का मोमेंटम वाई एक्सिस पर कितना शो किया हमने, ये रहा HF2/c sin थीटा, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमने रिजोल्व किया वाई एक्सिस पर कितना लिखा हुआ है, ये रहा -mv sin phi। इसका मतलब इसको और इसको प्लस कर लो, ये बन जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, लिखें? हाँ बिल्कुल लिखते हैं। फोटोन का मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना है, HF2/c के साथ आप क्या लगाएंगे, साइन थीटा, प्लस के बाद हमारे पास आ रहा है माइनस, क्योंकि जो हमारे पास मोमेंटम फोटोन का है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो आप यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा सकते हैं और डायरेक्ट क्या लिखेंगे, mv sin phi। तो जनाब अगर आप लोगों ने एग्जैक्टली ये इक्वेशन लिखी थी तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को इस 21 तोपों की सलामी। ठीक है, मतलब वेल डन, जबरदस्त अगर आपने एग्जैक्टली लिखा था। और अगर आपने एग्जैक्टली नहीं लिखा था, जो कि मेजॉरिटी 99% स्टूडेंट्स नहीं लिख पाते, ये वो जो है इधर HF1/c लिख देते हैं और यहाँ पर जो है वो माइनस अक्सर लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। वो माइनस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर ये माइनस में नहीं बताता ना यहाँ पर, तो मेजॉरिटी यहाँ पर प्लस ही लगा रहे होते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने एग्जैक्टली कमेंट्स में बताइएगा सर मैंने सही लिखा था या नहीं लिखा था, कमेंट्स में बताइएगा, ताकि एक थोड़ा सा एक जो होता है क्या नाम है, एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भाई मैंने सर लिखा था और मैंने सर गलत लिखा था और बाद में मैंने सीख लिया था। खैर, ये मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने एग्जैक्टली लिखा था या नहीं लिखा था। खैर, इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस, 0 + 0 और बाकी ये साइन थीटा वाला और ये साइन फाई वाला। अच्छा, अब पता है क्या करना होता है, हमें इन 3 इक्वेशंस को, जो हमने पहले 2 बनाई हुई थी वो और ये 3, इन 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना होता है। लंबी चौड़ी एक डेरिवेशन है, इन तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। और पता है मकसद क्या होता है, इन तीनों इक्वेशंस में आप देखें, अगर आपको जो है वो एक E नजर आता है, यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है mc², m0c², और एक आपको P नजर आ रहा है यानी कि मोमेंटम नजर आ रहा है। ठीक है, हमें E और P को एलिमिनेट करना होता है, यहां से खत्म करना होता है, और हमें एक्चुअली जो फॉर्मूला बनाना होता है वो बनाना होता है फाइनल फ्रीक्वेंसी का विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी। फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या है, f2, और इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है, f1। तो जनाब ये 3 इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जाके हमें फाइनली जो रिजल्ट मिलता है, मैं डायरेक्ट वो लिखने जा रहा हूं, क्योंकि इस लेवल पर आपके बोर्ड लेवल के ऊपर जरूरी नहीं है कि आप ये पूरी डेरिवेशन करें, तो इस वजह से हम इस डेरिवेशन को पूरा स्किप करने के बाद डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ चल देते हैं, जो कि आपके बोर्ड्स में लिखा हुआ भी है, सही है। ठीक है, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग these 3 equations, we get the following result। हाँ भाई, इन 3 इक्वेशंस को, इक्वेशन 1, 2 और 3 को सिंप्लीफाई करने के बाद स्क्वायरिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फॉर्मूला अप्लाई करो a+b² का, सब कुछ करने के बाद फाइनली जो हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं वो पता है क्या होता है, हमें मिलता है कुछ यूं, C/F2 minus C/F1 is equal to H/m0c और 1 minus cos थीटा। फाइनली हमें ये रिजल्ट मिलता है। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहां तक पहुंच पाते हैं, C/F2 minus C/F1 is equal to H/m0c और 1 minus cos थीटा। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर आप नोट करें, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, F2 का मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी है, F1 का मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, m0 जो है वो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, कांस्टेंट है, C अगेन स्पीड ऑफ लाइट है और cos फंक्शन है और थीटा एंगल होता है, जिस एंगल के ऊपर फोटोन स्कैटर हुआ। ठीक है, अच्छा हमें पता है C/F यानी कि
स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ये बराबर होता है एक्चुअली वेवलेंथ का। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है ये, यानी कि ये सी को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो जब वेलोसिटी ऑफ द वेव को आप फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेवलेंथ। इसका मतलब ये भी वेवलेंथ का फॉर्मूला है और ये भी वेवलेंथ का फॉर्मूला है। ये है फाइनल वेवलेंथ यानी कि लैम्डा 2 और ये है इनिशियल वेवलेंथ यानी कि लैम्डा 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू h ओवर एम नॉट सी, h ओवर एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चेक कर लूं, कट तो नहीं रहा? हाँ सही है, नजर आ रहा है, h अपॉन एम नॉट सी लिखा हुआ है। सो इसकी जगह पे आ गया लैम्डा 2, क्योंकि ये लैम्डा 2 का फॉर्मूला है, f2 है ना, तो लैम्डा 2, और ये इनिशियल वेवलेंथ का फॉर्मूला है, ये मैंने लिखवाया भाई, ये कैसे है, ठीक है ना। इस बात को यहाँ पर नोट कर लिएगा पहले साइड में कि ये इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन f, एक्चुअली बराबर होता है लैम्डा के। तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और बाकी राइट साइड सेम रहा। फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है चेंज इन वेवलेंथ की तरफ। तो हम एक काम ही करते हैं, इस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 की जगह पे लिख देते हैं क्या, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, बाकी राइट साइड बिल्कुल सेम है, h ओवर एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा। और जनाब ये बन गया हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशंस इन मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, सॉरी कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। डेल्टा लैम्डा का मतलब क्या है, चेंज इन वेवलेंथ, जो कि यहां पर होता है। विदाउट चेंज इन वेवलेंथ, विदाउट फ्रीक्वेंसी में चेंज आना, तो कॉम्पटन इफेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ आई बात? तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, इसका मतलब वेवलेंथ में शिफ्ट आता है, वेवलेंथ में चेंज आता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक्चुअली है ही वेवलेंथ में चेंज को कैलकुलेट करने का। सो डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ बराबर होगी h ओवर एम नॉट सी। घबराइएगा मत, ये फॉर्मूला दिखने में मुश्किल है लेकिन उतना ही आसान है। h भी कांस्टेंट, एम नॉट भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, बाकी सिर्फ क्या बचा, 1 माइनस कॉस। आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि फोटोन किस एंगल पर स्कैटर हुआ। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, हमारा जो काम होता है वो इसको डिस्कस करना होता है कि एक्सरेज किस एंगल पर स्कैटर हो रही है, फोटोन किस एंगल पर स्कैटर हो रहा है। तो आपको सिर्फ एक एंगल गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ चेंज इन वेवलेंथ कितनी है, शिफ्ट इन वेवलेंथ कितनी है। सबसे पहली बात इस फॉर्मूले को नोट कर लें, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ या कॉम्पटन चेंज इन वेवलेंथ। समझ आई बात? इन तमाम चीजों को नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो नोट करने के बाद देखिए वही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 यानी कि चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है। और इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। यानी कि यहां पर जो डेल्टा लैम्डा मौजूद है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। ठीक है, और इस पूरे फॉर्मूले अगर आप नोट करें तो ये कांस्टेंट फैक्टर है पूरा, h भी कांस्टेंट, m नॉट भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m नॉट जो है वो रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अगर आप चाहें तो इन फैक्टर्स को लिख दें, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। देन हमारे पास m नॉट है, m नॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट होता है ये भी 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, ये कांस्टेंट होता है 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी कांस्टेंट होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8। पता चला ये तीनों कांस्टेंट्स हैं। तो ये जो हमारे पास फैक्टर है ना h ओवर एम नॉट सी, इसको हम कहते हैं लैम्डा सी, और लैम्डा सी का नाम होता है कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ याद रखिएगा। एक है कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, उसका मतलब है डेल्टा लैम्डा यानी कि चेंज इन वेवलेंथ, और एक है सिर्फ कॉम्पटन वेवलेंथ। ये इस पूरे फॉर्मूले के अंदर इस फैक्टर को कहा जाता है, पूरा जो कांस्टेंट फैक्टर है इसको कहा जाता है लैम्डा सी यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू भी है। जाहिर सी बात है अगर आप इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको आंसर भी कांस्टेंट मिलेगा जो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों चेंज नहीं होते। तो जनाब इन इसकी जो वैल्यू होती है यानी कि h ओवर एम नॉट सी यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट, वो होती है, इसको नोट कर लिएगा, 2.426 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है।
ठीक है, समझ आई बात। फिर हम यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं वो 2 से 3 रिजल्ट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, यानी कि अगर एंगल 0 डिग्री हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एंगल 90 डिग्री हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, और अगर एंगल 180 डिग्री हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा तकरीबन खत्म हो चुका है। एक लास्ट ये चीज है जिसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लें, फिर हम चलते हैं आगे इन 3 पॉसिबिलिटीज की तरफ। तो हमारे पास एंगल की ये 3 मोस्ट कॉमन सिचुएशंस आती हैं। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कॉम्पटन इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला है इसको हम यूज कैसे करते हैं, एंगल की वैल्यूज को कैसे पुट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 3 मोस्ट कॉमन एंगल्स हैं जिस पर अक्सर एमसीक्यूज भी पूछे जा रहे होते हैं। अगर स्कैटरिंग हो 0 डिग्री पर, यानी कि फोटोन स्कैटर हो 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर स्कैटर होने का मतलब वो सीधे ही चला गया, कोई स्कैटरिंग नहीं हुई। अगर फोटोन स्कैटर हो रहा है 90 डिग्री पर, मतलब ऐसे आया और हिट करने के बाद ऐसे परपेंडिकुलर चला गया, मतलब वो एंगल कितना बना रहा है, ये जैसे कोई भी पर्टिकुलर एंगल है ना, हिट करने के बाद ऐसे परपेंडिकुलर चला गया तो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। और इसी तरीके से अगर स्कैटरिंग हो 180, मतलब ऐसे आ रहा है, स्कैटर होने के बाद यानी कि हिट करने के बाद ऑपोजिट चला जाए तो इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग एट 180 डिग्रीज। सबसे पहले 0 डिग्री को डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m नॉट c और 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। हमें कुछ नहीं करना, इस थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट करना है। सो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m नॉट c 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। और आपको पता है कॉस 0 डिग्री जाहिर सी बात है बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। तो जब आप यहां पर 1 पुट करेंगे तो देखें डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m नॉट c और 1 माइनस, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 बचेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, इसका मतलब डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगा 0 के, 0 मीटर, ऑब्वियसली बात है यहां मीटर आ जाएगा, 0 मीटर। इसका मतलब वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर 0 डिग्री है स्कैटरिंग एंगल, इसको बेसिकली स्कैटरिंग एंगल हम कह देते हैं लेकिन स्कैटरिंग है नहीं, तो जैसे आ रहा है वैसे का वैसे ही चला जाए, इसका मतलब वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट आपने एंगल पुट करके कॉस की वैल्यू निकालनी होती है। सिमिलरली अगर स्कैटरिंग 90 डिग्री पर है तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m नॉट c 1 माइनस कॉस, और आप पुट करेंगे 90 डिग्री, और आपको पता है कॉस 90 डिग्री बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0 के। ये बात हमें पता है, cos 90 बराबर होता है 0 के, तो इसकी जगह पे हो जाएगा 0। सो डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाय m नॉट c और 1 माइनस 0। तो जब आप 1 में से 0 निकालेंगे तो यहां पर ब्रैकेट में सिर्फ 1 बचेगा, और 1 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे फैक्टर के साथ, तो आंसर क्या रहेगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m नॉट c। ये हमारा आंसर रह जाएगा। यानी कि सेकंड कंडीशन में 90 डिग्री अगर स्कैटरिंग हो तो जो चेंज आता है वेवलेंथ में वो एग्जैक्टली इतना आता है h बाय m नॉट c, और ये क्या था, ये कॉम्पटन वेवलेंथ थी, है ना। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये बराबर किसके आएगा, कॉम्पटन वेवलेंथ के। उसकी वैल्यू क्या होती है 2.426 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये कांस्टेंट आपने याद रखना है, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एमसीक्यूज आ जाए डायरेक्ट इस पे टिक करिएगा, या इस पे टिक करिएगा, या इस पे टिक करिएगा एट 90 डिग्री। और सबसे लास्ट में अगर वो कह रहा है कि 180 डिग्री पर स्कैटरिंग हुई है तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m नॉट c 1 माइनस कॉस, और आप एंगल पुट करेंगे 180 डिग्री, और आपको पता होना चाहिए कि cos 180 बराबर होता है -1 के, ठीक है ना। तो जब आप यहां पर -1 पुट करेंगे तो देखें डेल्टा लैम्डा इक्वल्स h बाय m नॉट c 1 माइनस और -1, ठीक है, क्योंकि 180 बराबर होता है cos -1 के, एक ऑलरेडी माइनस है और दूसरा -1 वैल्यू का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m नॉट c, ये कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, ठीक है, m नॉट c और 1, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 बचेगा। चलो पहले लिख देते हैं 1 प्लस 1 बचेगा, और 1 प्लस 1 2 होता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2h ओवर m नॉट c, या 2 टाइम्स कॉम्पटन वेवलेंथ के। ये फाइनल यानी कि थर्ड रिजल्ट है। याद रखिएगा अगर एंगल 0 डिग्री है तो उसका डेल्टा लैम्डा का आंसर आएगा 0 मीटर, कोई चेंज नहीं आएगा वेवलेंथ के अंदर। अगर एंगल 90 डिग्री है तो चेंज इन वेवलेंथ
कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होगी, यानी कि इतनी। और अगर 180 डिग्री है तो चेंज इन वेवलेंथ यानी कि ट्वाइस ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ। याद रखिएगा, मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ का अगर क्वेश्चन पूछे आपसे एमसीक्यूज में, तो मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ इस एंगल पर आती है 180 डिग्री। ये मत सोचिएगा कि सर cos 180 तो मैक्सिमम नहीं होता, cos 180 तो -1 के बराबर होता है, लेकिन याद रखिएगा माइनस माइनस प्लस होकर 2 कर रहा है। इस ट्वाइस से ज्यादा आंसर चेंज इन वेवलेंथ के अंदर नहीं आता। तो मिनिमम कितना है 0 और मैक्सिमम कितना आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं हमारे पास 3 डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, और इन 3 के अलावा कोई भी आपको एंगल गिवन हो, जस्ट आपने इसी तरीके से वैल्यू पुट करनी है एंगल की, कॉस वैल्यू निकालना है, 1 के साथ माइनस कर दो उसको और मल्टीप्लाई कर दो इस h/m0c वाले वैल्यू के साथ, आपको डेल्टा लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आई बात? तो इन 3 वैल्यूज को नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक, विच वाज कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक्सरे फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने के बाद जब जाता है तो उस स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, डायग्राम बहुत डिटेल में पढ़ी, डायग्राम को रिजॉल्व करना सीखा, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2 अलग अलग जगहों पे अप्लाई किया। मतलब डिटेल में हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। हाँ, सिर्फ डेरिवेशन जो थी उसको हमने स्किप किया, जो पूरी लंबी चौड़ी डेरिवेशन होती है, क्योंकि वो जरूरी होती नहीं है कि आप यहाँ पर लिखें इस बोर्ड लेवल के ऊपर, इस वजह से हमने उसको स्किप किया। आपकी बुक्स में भी वो चीज मेंशन नहीं होती है, ठीक है। कभी टाइम मिला तो अगर आपने कहा कि नहीं सर हमें डेरिवेशन भी करनी है, तो हमें डेरिवेशन आप करवाएं तो मैं आपको डेरिवेशन भी करवा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं होता है। डेरिवेशंस मुश्किल नहीं होती, आसान होती हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना होता है। खैर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर हो गया होगा। वीडियो को खत्म करते हैं, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खूब जम के पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।